नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस वीडियो क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और उस लेसन का जो नाम है सॉलिड स्टेट। आज हम शुरू करने वाले हैं। 12th क्लास के अंदर कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 लेसन है, 17 लेसन है और उन लेसन में से जो सबसे पहला लेसन है वो किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है उससे रिलेटेड है, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। इस लेसन में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम उन्हें सॉलिड कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो सॉलिड्स होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, और उसके आधार पर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो चाहे वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो कैसे डिसाइड होते हैं उनके बारे में डिटेल से हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। चलिए इसकी बात करते हैं। आपको मालूम है कि जो अपनी अर्थ पर जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, और ये आपने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो मोटे तौर पर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। तो जितने भी जो सब्सटेंस अपने अर्थ पर अवेलेबल है उनमें से जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड्स कहलाते हैं। लेकिन बात आती है कि किस सब्सटेंस को हम सॉलिड मान सकते हैं और किस सब्सटेंस को सॉलिड नहीं मान सकते हैं। इसी के बेसिस पर जो साइंटिस्ट लोगों ने एक साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किए, जो जिस सब्सटेंस में होंगे उस सब्सटेंस को हम सॉलिड मान सकते हैं, और जिस सब्सटेंस में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे उन सब्सटेंस को हम सॉलिड नहीं मान सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक सॉलिड्स में होने ही होने चाहिए, तो भी हम उसे सॉलिड्स मान सकते हैं, अन्यथा हम उसे सॉलिड्स नहीं कह सकते हैं। तो एक एक करके हम जो है डिटेल से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। समय की बचत हो, कम टाइम में अपन ज्यादा चीजों को सीख सकें, इसी उद्देश्य के आधार पर मैंने आपके सामने पहले से जो है वो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख दिए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकें कम से कम टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट, all the solids have definite shapes due to strong intermolecular forces of attractions। इसका मतलब होता है कि जितने भी जो सॉलिड सब्सटेंस हैं या ऐसा कोई सब्सटेंस जो एक डेफिनेट शेप में हो, अर्थात उसके जो कंपोनेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास में अरेंज हो और उनके बीच की जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, ऐसे सॉलिड्स जो है वो जो है उनकी शेप जो होती है वो एक डेफिनेट शेप होती है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट होनी चाहिए, और वो शेप जो है डेफिनेट क्यों होती है, क्योंकि उन सॉलिड्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जितनी कम से कम होती है वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इट मींस जितने भी सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस का जो शेप है या उनका जो बाहरी आकार हो सकता है वो बिल्कुल सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। उसका मेन रीजन अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, कंपोनेंट या फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑल द सब्सटेंस हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका अर्थ होता है कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उन सबका जो वॉल्यूम है जिसको हम आयतन कहते हैं हिंदी में, वो फिक्स होता है। कहने का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको किसी भी जो है वो कंटेनर में लिया जाए, चाहे उसको किसी भी बर्तन में लिया जाए, लेकिन उसकी शेप में उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है,
उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, चेंज नहीं हुआ है। जैसे मान लिया जाए किसी भी सॉलिड्स को किसी भी बर्तन में लिया जाए, फिर भी उसकी जो शेप है, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, इट मीन्स वो सब्सटेंस सॉलिड की कैटेगरी में माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दे कैन नॉट फ्लो। देखिए आप जानते हैं कि जो सब्सटेंस की जो 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, उसमें से आप जानते हैं कि जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, वो प्रवाहित हो सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि उनमें बहने का गुण होता है, परंतु जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो बहने का गुण जो है, फ्लूइडिटी जो है, वो नेग्लिजिबल होती है। हम कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस बह नहीं सकते हैं, जैसा कि लिक्विड और गैसियस में पाया जाता है। तो ये फ्लो नहीं होते हैं। और इसके साथ ही साथ दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। इट मींस जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। मेरा कहने का मतलब है जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स है, अणु पर है, वो इतने ज्यादा पास पास में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं कि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, अर्थात जो दबने की कैपेसिटी है, दबाए जाने की जो क्षमता है, वो इतनी कम होती है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम उसे दबाना भी चाहें तो वो न के बराबर दबेगा। उसे हम महसूस कर सकते हैं कि हम इसे दबाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये दब नहीं रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं या जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, उससे बाद आगे बढ़ते हैं। दे पोसेस द टेंडेंसी टू एक्सटर्नल फोर्सेस, कि उसको बाह्य बल लगाने पर भी जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है चेंज नहीं होती है, और वो सॉलिड हो सकते हैं, होते हैं। They break under force, but it is difficult to change their shape. It means अगर हम किसी सॉलिड्स के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस सॉलिड्स को मोर देन वन जो है टुकड़ों में तोड़ा तो जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, पर उसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती है। इसका सीधा सा जो अर्थ होता है वो यह है कि यदि किसी सॉलिड सब्सटेंस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, ऐसी कंडीशंस में वो ब्रेक जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे वो मिलकर बना हुआ है, उनके अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कहने का मतलब है इंटरनल अरेंजमेंट या इंटरनल जो शेप है मॉलिक्यूल्स की, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई सब्सटेंस है तो वो एक से ज्यादा टुकड़ों में जरूर टूट जाएगा, लेकिन उनकी जो इंटरनल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, वो है दे हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल। कहने का मेरा मतलब है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसों की जो डेंसिटी होती है उनमें यदि कंपैरिजन किया जाए तो जो सॉलिड स्टेट होती है उस स्टेट में सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। कंपैरिजन अगर हम लिक्विड और गैसियस का किया जाए तो गैसों की जो डेंसिटी है वो सबसे कम मानी जाती है और उनसे ज्यादा होती है लिक्विड के, और सबसे ज्यादा डेंसिटी जिस स्टेट में पाई जाती है वो स्टेट है सॉलिड स्टेट। इट मींस सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। और लास्ट अंतिम कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, दे हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आप जानते होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, उसको हीट जो है प्रोवाइड की जाती है, ऐसी कंडीशंस पर एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद में वो सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, और उस टेम्परेचर को जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने का पॉइंट। तो जितने भी सॉलिड होते हैं उन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, जबकि जो
नॉन सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, रबर हो सकता है, वो साइंटिफिकली सॉलिड नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें गर्म किया जाता है ऐसी कंडीशन पर वो पहले पिघलना शुरू करते हैं, नरम होकर के पिघलना शुरू करते हैं, पर उनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इट मीन्स ऐसा कोई डेफिनेट टेम्परेचर पॉइंट नहीं होता है जिस पर वो सडनली सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट्स के। इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस किसी सब्सटेंस में होंगे उस सब्सटेंस को हम सॉलिड मान सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में जरूर आए होंगे, और इससे नेक्स्ट आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी लगती है, कोई कंफ्यूजन लगता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।